हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। तो बिजनेस स्टडी में हम लोग सेकेंड लेसन चल रहे थे बिजनेस स्टडीज़ का, और इसमें हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। उसी में थोड़ा सा पार्टनरशिप का बचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। फिर इसी के साथ हम लोग इस वीडियो में कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी स्टार्ट करेंगे। तो बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, कोई भी अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म शुरू करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन हमने आपको बताया था, आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट कंपलसरी, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो पार्टनरशिप अपने फर्म का, तो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये ऑप्शनल भी है, करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो। ठीक है, अब इसके क्या क्या एस्पेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट, हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको अपने नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, कौन कौन से और भी प्लेसेस जहाँ बिजनेस कैरी करते हो, इसमें ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग द पार्टनर्स, उनके पार्टनर के एड्रेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, लिखी रहती है, और नीचे अंडरसाइन दोनों पार्टनर के द्वारा किया जाता है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो पार्टनरशिप डीड होता है वही फॉर्म का भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है। उसके बाद आपको कुछ फीस देना होता है रजिस्ट्रेशन का। आप जानते हो सरकारी डिपार्टमेंट में आपको कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप कुछ फीस देते हो। तो अलग अलग सरकार का अलग अलग वो है, जैसे हर स्टेट का अपना अपना, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 150 रुपये लेते हैं। तो ये सरकार द्वारा एक नॉर्म्स डिसाइड किया जाता है जो कि आपको चार्ज देना पड़ता है अपने पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब जब रजिस्ट्रेशन आपने ज़रा फॉर्म भर दिया तो क्या होता है, वहाँ का जो रजिस्ट्रार होता है वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। उसमें क्या रहता है, वो फॉर्म का नाम लिखा रहता है, ठीक है, और उसका सिग्नेचर लिखा रहता है, और उसमें जो है इसका रजिस्ट्रेशन का डेट लिखा रहता है कि हाँ भैया आज से आपका पार्टनरशिप जो फॉर्म है वो रजिस्टर्ड होगा। क्लियर? अच्छा, रजिस्ट्रेशन का तो समझ लिए, लेकिन अगर मान लो आपने नहीं रजिस्ट्रेशन कराया, अगर आपने नहीं रजिस्ट्रेशन कराया तो इसका क्या क्या वो जो है पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव ज़्यादा है, नेगेटिव क्या एस्पेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले, कैन नॉट स्यू अगेंस्ट थर्ड पार्टी। इसका क्या मतलब है, देखो, मान लो आप और आपका दोस्त बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अब आपने किसी बंदे को सामान बेचा, थर्ड पर्सन को, ठीक है, आपने उसे बेचा, तो वो क्या किया, सामान ले लिया, उसके बाद फिर वो भाग गया, वो बोला नहीं हमने तो कुछ लिया हुआ नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप एज अ पार्टनरशिप फॉर्म आपने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं। अब सरकार के पास भी जाओगे तो सरकार बोलेगी आपकी तो कोई फॉर्म है ही नहीं, आपको हम क्या माने, आप कौन से इंडिविजुअल हो, समझ लो। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम होती है क्लेम। लेकिन अगर आप वही पार्टनरशिप फॉर्म के रूप में अगर करते हो और फिर उसको देते, पूरा कागज़ में लिख के रहता है कि हम ये इस नाम से रजिस्टर्ड है सरकार के पास, और हमें ऑथराइज पर्सन है सामान बेचने का, मतलब ऑथराइज नहीं, हम रजिस्टर्ड पर्सन है सामान वामान बेचने का, हमने सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराया। ऐसे केस में कल के दिन में थर्ड पर्सन अगर पेमेंट नहीं करता है तो सरकार जो है या कोर्ट जो है आपकी बात मानती, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो। अगर नहीं रजिस्टर्ड हो तो ऐसे केस में आप जो है सरकार कोर्ट के पास जाओगे, बोलोगे कि हमारा पार्टनरशिप फॉर्म है, हमने इनको दिया है, तो कोर्ट कहेगी आपके पास तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम कैसे माने कि आपका पार्टनरशिप है, फॉर्म है। ठीक है, कोर्ट या लीगली आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को दिखाने के लिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर नहीं कराया तो जो लीगल अथॉरिटीज़ है वो मानेंगे ही नहीं कि आपका जो है आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है या आपका कोई पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है, कैन नॉट शो अगेंस्ट हिज पार्टनर। अब यहाँ पर खुद के पार्टनर पर ही, मान लो आपके अपने दोस्त ने किया, आपके दोस्त ने आपको धोखा दे दिया, कोई वो जो है शुरुआत में हुआ कि दोनों बराबर बांटेंगे, लेकिन जब प्रॉफिट बंटने का समय आया तो दोस्त बोला नहीं नहीं हमने ज़्यादा कैपिटल लगाया, हम ज़्यादा पैसा लेंगे। अब ऐसे केस में आप तो फंस गए। आप कोर्ट भी जाओगे, मान लो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कोर्ट भी जाओगे तो कोर्ट बोलेगा पहली बात तो आपका रजिस्टर्ड फॉर्म ही नहीं है, तो हम सुने किस चीज़ का, आप तो गैर कानूनी रूप से, मतलब गैर कानूनी नहीं बोलोगे, लेकिन आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो, इस वजह से हम सुनेंगे नहीं। ठीक है, अगला है पार्टनर कैन नॉट इन्फोर्स हिज क्लेम। इसमें क्या बताता है, अ पार्टनर इज अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट इन्फोर्स हिज क्लेम्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स और अगेंस्ट हिज को पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो इसमें क्या होता है कि देखो, जो क्लेम हमने, ये भी वही चीज़ हो गया कि आपके क्लेम्स को भी आप नहीं कर सकते हो। और शुरुआत में 1:1 में आपका प्रॉफिट तय हुआ, बाद में 3:1 में हुआ कि 1:2 में हुआ, आप बाद में बोल भी नहीं सकते हो, ऐसे में लड़ाई हो जाएगी। बात समझे कि नहीं, जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में 1:1 में शुरुआत में हुआ कि दोनों बराबर में प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है, उसको 1:1 कहते हैं, इक्वल जब बांटते हैं। अगर 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं तो 1:1 बोलते हैं, ठीक है, 3 लोगों में अगर बराबर बांटेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो है, जैसे आपके और आपके पार्टनर में डिसाइड हुआ, तो ऐसे केस में ये आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे कि हमने इतना डिसाइड किया, तुम ऐसे कितना दे रहे हो, आपको उतना मान लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर पार्टनरशिप अपना तोड़ के आगे बढ़ जाओ।
ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट लगभग एक ही है, बस अलग अलग पॉइंट बना दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, इसमें हम लोग देख, तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बोलता है, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब लोग स्वेच्छा से आते हैं, ठीक है, और किस लिए आते हैं, अपने सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो अमूल दूध और लिज्जत पापड़ को देख सकते हो। लिज्जत पापड़ में क्या होता है कि ये शुरुआत में अगर इसका आप कहानी पढ़ोगे तो ये शुरुआत में ये हमें स्टेट रिमेंबर नहीं है, गुजरात या महाराष्ट्र की बात है, तो यहाँ पे क्या था कि, या राजस्थान की, नहीं तीनों स्टेट में कोई एक है, तो यहाँ पर क्या था कि पहले कुछ औरतें घर मिल के क्या करते थे, पापड़ बनाते थे और घर घर जाके बेचते थे। लेकिन बाद में इनके मेंबर बढ़ते गए तो इन्होंने क्या किया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराया और सारी लेडीज़ जो है मिलके पापड़ बनाने लगे। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है लेडीज़ अपने घर से बसें आती हैं कॉलोनी में, और वहाँ पर जो भी इनके मेंबर्स लेडीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो उसमें चढ़ के जाती हैं और वहाँ पर गुथा हुआ आटा उनको मिलता है, उनके अकाउंट पे लिखा जाता है, और वही उसी के हिसाब से दूसरे दिन वो क्या करती हैं, पापड़ ला के कंपनी में जमा करती हैं, उस हिसाब से उनका पेमेंट होता है। ठीक है, इसी तरह अमूल की भी अगर कहानी पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या था कि आनंद जो था गुजरात का जगह था, वहाँ पर जो किसान थे वो दूध बहुत तो उनका होता, मतलब उनके यहाँ दूध बहुत होता था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि बाद में सरकार की इंकरेजमेंट की वजह से वहाँ पर एक फर्म स्टैब्लिश हुआ लोगों के सहयोग से। ठीक है, क्योंकि वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, तो यहाँ पर लोगों के सहयोग से एक फर्म स्टैब्लिश हुआ जिसे अमूल कहा गया, और यहाँ पर सारे लोग जो गांव वाले थे ये सब ला के अपना दूध एक साथ वहाँ देते थे, और वहाँ से क्या होता था, ये शहरों की तरफ दूध सप्लाई होता था। तो यहाँ पर क्या बोलता है, ये लाइन जो लास्ट में बोलता है, प्रोटेक्टिंग देयर इकोनॉमिकल एंड सोशल इंटरेस्ट। तो जो मेंबर्स होते हैं क्यों आते हैं इसमें, अपने सोशल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इकोनॉमिकल इंटरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने आपको अमूल का एग्जांपल बताया, वहाँ पर भी क्या था, किसानों को सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा था। लिज्जत पापड़ का भी बताया, वहाँ पर भी औरतों को सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा था, तो इससे उनके इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल अगर बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या है, तो यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल है सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प और ईच ऑफ ऑल एंड ऑल फॉर ईच। तो यहाँ पर क्या है, सेल्फ हेल्प मतलब अपनी मदद दूसरों की मदद करके, एक दूसरे की मदद करके आप लोग अपनी मदद कर सकते हो। अपनी मदद कैसे, मतलब अगर हाँ हमें है या कोई भी लेडीज़ है, लिज्जत पापड़ के एग्जाम्पल से, तो उसे अर्निंग करना है तो वो क्या करेगी, दूसरे की मदद करके क्या अपनी अर्निंग को बढ़ा सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत। ठीक है, तो फीचर्स की बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबसे पहला फीचर है वॉलंटरी मेंबरशिप। तो हमने आपको बताया था कोई भी मेंबर जो है यहाँ पर वॉलंटरीली इसका मेंबर बन सकता है। आपको जो है ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन नहीं बन सकता, लेडीज़ नहीं बन सकती, मेंस नहीं बन सकता, तो ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं। फिर है लीगल स्टेटस, चूँकि एक ये जो है ये रजिस्ट्रेशन के बाद ही स्टार्ट होता है, ऐसे केस में इसका एक लीगल स्टेटस है। ठीक है, और इसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो जाता है जैसे ये रजिस्ट्रेशन होता है, और इसके वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस होता है, मतलब अगर जो है इनके मेंबर्स मर जाते हैं तो भी ये फॉर्म चलते रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। लायबिलिटी लिमिटेड, हमने सोल प्रोप्राइटर में आपको पढ़ाया था, वहाँ पर जो है पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसका मतलब क्या था कि कल के डेट में अगर फॉर्म डूब गई तो पार्टनर को अपना घर का सामान बेच के पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब फॉर्म लॉस में भी चलेगी तो जो कोऑपरेटिव मेंबर्स, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, उन्हें नहीं है कि अपने घर के सामान को बेच के पेमेंट करना पड़े, तो ये सब इसमें नहीं होता है। ठीक है, कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल कैसा होता है, तो कंट्रोल इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग जो है समय समय पर जो है अपने डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे आप समझ लो कि वहाँ पर अपने हेड्स को सेलेक्ट करते हैं, और वो लोग, वो जो हेड्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि आगे की पॉलिसी क्या है। ठीक है, अगला है सर्विस मोटिव। तो यहाँ पर देखिए इसका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन मकसद होता है वो रेंडर सर्विस करना। ठीक है, टू इट्स मेंबर रैदर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना नहीं, बस इनके सर्विस, मतलब जो भी पैसा मिले वो पार्ट जो उनके मेंबर्स उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब तो यही इनका मेन मकसद है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एज पर केरला कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट देयर मस्ट बी